कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट के पहले अगर हम बात करें 2013 के पहले 1956 चलता था। कंपनी एक्ट 1956। इसके बाद पहले बात करें तो 1912 चलता था, 1912। समझ रहे हो? तो ऐसे ही करके कंपनीज एक्ट कुछ कुछ सालों पे नया कंपनीज एक्ट आता रहता है। कब नया कंपनीज एक्ट आता है? जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नेसेसरी चेंजेस आ जाते हैं, पूरे पूरे सेक्शंस को चेंज करने की नीड पड़ती है। समझ रहे हो? तब नया एक्ट रिफॉर्म कर दिया जाता है। समझ में आया? अब कंपनीज एक्ट जितनी भी इंडिया में कंपनी रेगुलेट करती हैं सबके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। समझ लो, अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन कुछ कंपनियों पे अप्लाई हो रहे हैं, कुछ प्रोविजन कुछ कंपनियों पे अप्लाई हो रहे हैं बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट। इसके बेसिस पे क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है कि किस कंपनी पे कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे। समझ में आया? अब सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का होता है वो क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। कि शॉर्ट टाइटल का मतलब कि एक्ट का नाम क्या है। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? एक्ट का नाम क्या है। तो नाम तुम लोगों को पता है, कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी चीज एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो ये पूरे इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये कब आया था। तो ये 29 अगस्त 2013 में ये आया था और 1 अप्रैल 2014 से पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। क्योंकि कोई भी लॉ जब आता है और उसको एप्लीकेबल करने में कुछ 6 महीने साल भर का टाइम लगता है। समझ रहे हो? तो एक जो है 6-8 महीने का समय लगा इसको एप्लीकेबल कराने में, इसके रूल्स बनाने में। उसके बाद इसको एप्लीकेबल करा दिया गया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे थी अगर हम लोग बात करें इसकी, अगर एप्लीकेबिलिटी देखोगे कंपनीज एक्ट की, तो जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड थी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 20, मतलब 2 सब सेक्शन 20 में जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट का मतलब बनी हुई होंगी, इनकॉर्पोरेट का मतलब बनी या फिर रजिस्टर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो। कोई भी स्पेशल एक्ट वाली अगर कंपनी होंगी, आप कहोगे सर ये स्पेशल एक्ट वाली कंपनी क्या है? जैसे कि तुम्हारा जो आईसीएमआई है, ये भी आईसीएमआई एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। आईसीएमआई एक्ट चलता है 1959। समझ रहे हो? इसके एक्ट के अकॉर्डिंग सारे रेगुलेशंस वगैरह, एक सीएमए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, सब इस एक्ट में लिखा है। ऐसे ही सीए वालों का एक्ट होता आईसीएआई एक्ट 1949। समझ रहे हो? तो इन सबके अलग अलग एक्ट हैं, इनको हम लोग स्पेशल एक्ट बोलते हैं। जैसे एलआईसी देखोगे, एलआईसी का अलग एक्ट है। तुम लोग बैंक रेगुलेट करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसका अलग एक्ट है। ये सब स्पेशल एक्ट हैं। समझ रहे हो? इन एक्ट में इन्हीं से रिलेशन वाली बातें होती हैं। समझ में आया? तो ये सारे स्पेशल, जैसे एलआईसी में एलआईसी से रिलेटेड चीजें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक को कैसे काम करना है, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशन होंगे, ये सारी चीजें लिखी होंगी। आईसीएमआई एक्ट में एक सीएमए को कैसे क्या काम करना है, वो सारी चीजें लिखी होंगी। आईसीएआई एक्ट में एक सीए को कैसे अपने कंडक्ट करने, वो सारी चीजें लिखी होंगी। समझ में आया? ऐसे करके बहुत सारी एक्ट है। समझ में आया? जितनी भी बैंकिंग कंपनी होती है उन पे एप्लीकेबल होता है कौन सा? कंपनीज एक्ट। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उन पे सब पे आपका जो है कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। समझ में आया? अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा है 220 की, जो हम लोग ने यहां पे देखा है। कह रहे हैं कंपनीज मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, उनको कंपनी बोला जाएगा। और एनी प्रीवियस एक्ट या किसी पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जैसे 1956 हमने बताया पहले थी, उससे पहले 1912 था, उससे पहले वाला कोई कंपनी लॉ, किसी भी कंपनी लॉ में कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, मान लो बहुत पुरानी कंपनी हो, बहुत पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, वो भी कंपनी ही बोली जाएगी। समझ में आया? अब मीनिंग पढ़ते हैं कि कंपनी की मीनिंग क्या होगी। डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कंपनी की जो है मीनिंग है, जो वर्ड है कंपनी, वो डेराइव्ड कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड। लैटिन वालों के पास यही काम था, वर्ड सब ऐसे करके, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सब यही
समझे? दो पार्ट में डिवाइड कर किया गया, एक कॉम एक पनी, ठीक है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, विद या टुगेदर मतलब साथ में, और पनी का मतलब होता है ब्रेड या फिर मील। तो इसका पूरा होल मीनिंग निकाले गए तो टुगेदर टेकन अ मील, इसको कंपनी बोला गया है, टुगेदर टेकन अ मील। अब इसका अगर हम लोग हिंदी में जो है तुम लोगों को समझाएं, तो जिस तरह एक साथ खाना खाने को कॉम या फिर ये बोलते हैं हम लोग पनी कहते हैं, उसी तरह एक साथ काम करने को कंपनी कहते हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, समझ लो, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, और उन लोगों का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो एक कंपनी है, रिलायंस है, तो रिलायंस में सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को ग्रो कराना है। सब लोग मिलके एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो साथ में मिलके काम करने को कंपनी कहते हैं। समझ में आया? आगे बात करें। फैक्ट्री नहीं, ये मीनिंग ऐसे कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, फैक्ट्री नहीं आएगी। फैक्ट्री एक्ट की डिफिनेशन में जब वो 10 और मोर वर्कर वाला आएगा तब आएगी, उसकी डिफिनेशन अलग है ना। तो साथ में मिलके काम कर रहा है, लेकिन वो फैक्ट्री की डिफिनेशन 2M में लिखी हुई है ना, कि 2M के अकॉर्डिंग अगर जो है फॉल कर रहा है तब वो जो है फैक्ट्री होगी। वहां पे वर्कर वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे वर्कर नहीं यूज किया जा रहा है, वहां डायरेक्टर नहीं होते फैक्ट्री में, बहुत डिफरेंस है, समझ रहे हो? अर्थ का अनर्थ कर लोगे। हाँ, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अच्छा, फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, तुमको यही क्वेश्चन लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर हम बात करें तो जो है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मान लो कंपनी, एक ही एग्जांपल चलाते हैं जिसमें रिलेट कर पाओ ज़्यादा। टाटा, क्या टाटा जी आज हैं? नहीं है, फिर भी कंपनी आपकी चल रही है क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको चलाने वाले पर्सन बदलते रहेंगे, लेकिन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरीके चलती रहेगी। कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, ओनर अलग, कंपनी अलग। ओनर और कंपनी को एक नहीं मान सकते हो। जैसे पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप में दोनों लोग एक ही थे, लाइबिलिटी इंक्लूडेड थी, इसमें ये नहीं होता है, इसमें दोनों लोग अलग हैं, लाइबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। समझ में आया? इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इसका खुद का एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, खुद का नेम होता है। क्रक्स में देखो लिखा है कंपनी की एंटिटी अलग है, कंपनी की ओनर की एंटिटी। ये क्रक्स वाला एग्जाम में नहीं लिखा है, लिखना है तुम्हारे समझने के लिए लिखा है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, समझ रहे हो? परपेचुअल सक्सेशन, ये क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी हमेशा चलती रहेगी, समझ रहे हो? कंपनी हैज इज ओन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप, खुद का एग्जिस्टेंस रहता है, ओनर आएंगे जाएंगे। द मेंबर मे कम एंड गो बट कंपनी सर्वाइव टिल द वाइंडिंग अप। एग्जाम्पल में दे रखा है रिलायंस और टाटा, कि कंपनी के अंदर वाले बंदे जाते रहेंगे आते रहेंगे, शेयर होल्डर देखो बदलते रहते हैं, एक कंपनी शेयर लिया फिर बदल लिया, समझ लो, कोई फिक्स नहीं होता है। समझ में आई बात? लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर देखोगे लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉर्मली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। जितने तुमने कंपनी में शेयर होल्ड किए हुए हैं, मान लो 2 लाख के किए, तो 2 लाख की लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपए तुमसे वो लोग ले सकते हैं, उससे ऊपर ले सकते हैं। तो जितनी आपने शेयर होल्डिंग की है उतने एक्सटेंड तक आपकी लाइबिलिटी है, या तो जितनी आपने गारंटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है कि हम 5 लाख की गारंटी देते हैं, तो 5 लाख रुपए की आपकी गारंटी है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की खुद की अलग से प्रॉपर्टी होती है, कंपनी के नेम पे, जैसे टाटा के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होगी वो टाटा की होगी, समझ रहे हो? मतलब टाटा कंपनी की होगी। तो कंपनी हैज राइट टू एक्वायर एसेट्स, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम से सेल कर सकती है। जो उसके ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके नाम पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, कंपनी के नाम पे ही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उनका अपना एक लेटर हेड होता है, लेटर हेड दिखाया था अपना तुमको। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है? द कंपनी
कॉमन सील इज यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर, क्या लिखा है, अफर्मिंग लिंक डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी। जैसे एक स्टैंप होता है, स्टैंप पे साइन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सील, ठीक है। सिंस इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये साइन नहीं कर सकता है अपने आप से। क्या कंपनी खुद से साइन कर सकती है? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल का हिंदी में मतलब होता है बनावटी, रियल पर्सन नहीं है कि उठ के खड़ा होके साइन कर दे, समझ रहे हो? तो इसके बिहाफ पे कोई ना कोई लोग साइन करेंगे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह होंगे वो लोग साइन करेंगे कंपनी के बिहाफ पे। कंपनी खुद से साइन कहाँ कर पाएगी? Now the use of common seal has been made optional. The Companies Act 2013 required common seal to be affirming on a certain document such as, ये BOE का मतलब, वाह, कोई और बताएगा? डॉक्यूमेंट टाइप का, हाँ डॉक्यूमेंट टाइप का ही है, बताओ। बुक्स 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 ऑफ इक्विटी, शेयर सर्टिफिकेट, समझ रहे हो, ये सारी चीजें बुक्स ऑफ इक्विटी बोई। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड अफर्मिंग अ कॉमन सील नाउ इंस्टेंट साइनिंग बाई, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कॉमन सील पे, और एक डायरेक्टर और एक सीएस कर सकता है। एंड लगा, एंड का मतलब जहां भी होता है वहां प्लस होता है, प्लस का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं समझे? 2 डायरेक्टर या तो करेंगे, या तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा, सीएस, समझ रहे हो? इन दोनों में ए और बी में से कोई एक, हाँ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट द प्राइवेट कंपनी, कह रहे हैं जो कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक्सेप्ट द प्राइवेट कंपनी, कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकते, नहीं समझे? प्राइवेट कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। ये शेयर देखते हो ना, जियो के शेयर हमने खरीद लिए बेच दिए, खरीद लिए बेच दिए, कर सकते हो। जियो पब्लिक कंपनी, समझ रहे हो? कोई प्राइवेट कंपनी हो उसके शेयर आप परचेज नहीं कर सकते, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। क्या हुआ रमन? कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड, कह रहे कंपनी खुद स्यू कर सकती है और कंपनी के ऊपर स्यू कर सकती हो। जैसे तुमको कोई दिक्कत है रिलायंस कंपनी से, तो तुम अंबानी के ऊपर केस करोगे या रिलायंस कंपनी के ऊपर केस करोगे? रिलायंस कंपनी के ऊपर केस करोगे। तो कंपनी के ऊपर जो केस होता है, बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी हैविंग कैपेसिटी टू स्यूड बाय द अदर्स एंड स्यू अदर्स, खुद के ऊपर केस ले सकती हो, दूसरे के ऊपर केस कर सकती है। अब देखो एक पूरा उसमें हमने चार्ट में इसको लिखा हुआ है, याद करने में आसानी होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लो यहां तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू
साल में कभी भी, तो वो फैक्ट्री एक्ट के अंडर लाई करेगी। ठीक है। और कंपनी में ये है कि अगर रजिस्टर करवाएंगे तभी कंपनी एक्ट के अंदर लाई कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि टर्नओवर बेस्ड हो, वर्कर बेस्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मान लो हम कंपनी बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हम एमसीए की वेबसाइट पे पूरा फॉर्म होता है जो हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो, पूरा फॉर्म होता है, पूरी फाइलिंग होती है, सारे डायरेक्टर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, समझ रहे हो। जब रजिस्टर करवाएंगे तो ये एक्ट अप्लाई होगा। बिल्कुल। और फैक्ट्री में अगर एक सेकंड रुको। खाली देख लो कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, ये हम आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा रहे हैं, इसका तुम्हारे सीएमए के एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ वाला है। डायरेक्टर शेयर होल्डर है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल दो, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए रेंट एग्रीमेंट, एनओसी वगैरह दो, कोई डाउट नहीं पूछेगा इसमें, समझ रहे हो कि ये क्या होता है वो क्या होता है। कंपनी का नेम बताओगे कि कौन कौन सा नेम तुम दे सकते हो, 2-3 नेम दोगे, क्योंकि हो सकता है जो पहला नेम दे रहे हो कोई पहले ही रखा हुआ हो, तो 2 से 3 नेम ऑप्शनल में डालोगे, इसके लिए फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए बिजनेस करो, कौन सा बिजनेस करो, किस टाइप का बिजनेस करोगे, उसकी डिटेल दोगे। अब स्टेप टू स्टेप आरओसी एमसीए की वेबसाइट पे फाइलिंग करोगे, कंपनी बनाओगे। डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो डायरेक्टर के सिग्नेचर डिजिटली लगते हैं फॉर्म पे, समझ रहे हो, वो आप लोगे। 1000 से 2000 रुपए कॉस्ट होती है डीएससी की। अप्लाई करोगे डीआईएन, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके लिए अप्लाई करोगे, कंपनी का नेम वगैरह रिजर्व करोगे, फॉर्म होता है पार्टी ऑफ स्पाइस INC 32, समझ रहे हो, उसकी रिजर्वेशन फीस होती है 1000 रुपए। 1000 रुपए दे के अपना नाम रिजर्व कराओगे पहले, नाम रिजर्व करने के बाद एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाओगे, उसके बाद स्पाइस INC 32 का पार्ट बी फाइल करोगे, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स डालोगे, सारी डिटेल्स, समझ रहे हो। उसके बाद इसको ले जाके एमसीए पे फाइल कर दोगे, तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, समझ रहे हो। ये हमारा मतलब अलग से शाम को जो चलता है प्रैक्टिकल कोर्स, उसके नोट्स हैं, समझ रहे हो, टैक्स एंड कंप्लायंसेस प्रूफ। उसका नया बैच कब से स्टार्ट होगा, कितने दिन का होता है? पता नहीं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। नॉर्मली अ कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड मैनेजर। मतलब नॉर्मली ये बोला गया है कंपनी अलग है और कंपनी वाला अलग है, या वाली भी हो सकता है, तुम लोग ऐसे करने लगते हो ना सर, आप वाला ही बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कंपनी या कंपनी वाला और वाली दोनों अलग हैं, ठीक है, ही और सी दोनों। हाँ, ओपीसी का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे तुमको एलएलपी बनानी है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी एमसीए पोर्टल पर होता है, वो अलग होता है, फॉर्म अलग जाता है, समझ लो, मतलब तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, समझ लो, प्रैक्टिकल लाइफ। वो जब ये पेपर दे लोगे ग्रुप 1 वाले, जब तुम्हें एमसीए की नॉलेज होगी, जीएसटी की नॉलेज होगी, इनकम टैक्स की नॉलेज होगी, थ्योरी वाला पार्ट, तब ये सब डिस्कस करेंगे जून के बाद, अगर बैच बना कोई, समझ लो क्या बात कर रहे थे। कंपनी अलग होती है और कंपनी वाला और वाली अलग होती है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन एक होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंपनी और कंपनी वाला और वाली को एक ही माना जाता है, समझ रहे हो, नहीं समझे, मतलब ऐसे बोला जाता है कि कोई भी अगर डायरेक्टर या शेयर होल्डर किसी ने कोई कंडक्ट किया, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी के ऊपर केस होगा, कंपनी की लायबिलिटी होगी, ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा, मतलब उसका घर बार बेच के पैसा लिया जा सकता है। कुछ केसेस, उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कहते हैं कॉर्पोरेट विल का पर्दा उठा देना, समझ रहे हो, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के ऊपर से कंपनी का पर्दा उठा दो, कंपनी का पर्दा उठा दोगे तो सब इंडिविजुअल हो जाएंगे, हो जाएंगे। मान लो ये सारे डायरेक्टर हैं और इनके ऊपर ये सील्ड है कंपनी की, और ये सील्ड अगर हटा दी तो सारे इंडिविजुअल हो गए, वही काम यहां पे होगा, समझ में आया। अब अगर हम बात करें
legal status is privilege given by law so that business carried smoothly. However, this privilege must be used only for lawful and genuine business purpose. lawful purpose के लिए ये यूज किया जा सकता है कि कंपनी अलग है और कंपनी वाला और वाली अलग है. इफ द कंपनी यूज्ड कमिट फ्रॉड, इसका यूज करके कि कंपनी की तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी में जितना पैसा है ले जाओ, डायरेक्टर लोग तो बच के निकल जाएंगे ना. तो अगर कमिट फ्रॉड कर रहे हो, इवेट कर रहे हो लॉ को, लॉ के प्रोविजन को तोड़ रहे हो, नजरअंदाज करो, डू समथिंग इनलीगल कोई एक्टिविटी कंपनी में कर रहे हो, द कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी जो अलग है और कंपनी वाला वाली अलग है, वो सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट कोर्ट इग्नोर कर देगी. दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. व्हेन द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब कंपनी के ऊपर कंपनी का पर्दा हट जाए. द कोर्ट लुक्स बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के अंदर देखती है डायरेक्टर कौन है, किसने फ्रॉड किया है, एंड होल्ड द एक्चुअल पर्सन, डायरेक्टर या शेयर होल्डर या कंट्रोलर, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज एक्शन, डेप्ट या लाइबिलिटीज. ये लोग पर्सनली लाइबल होते हैं कंपनीज की जो भी एक्शंस होते हैं, डेप्ट होते हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती हैं. समझ में आया? कोई दिक्कत? सरकम चांसेस, अब कुछ केसेस हैं जिसमें जो है ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर दी जाती है. हमने बताया ना कुछ केसेस होंगे तब कोर्ट करेगा. तो सरकम चांसेस, जिनके पास भी पिछले अटेम्प्ट वाली बुक है उसमें ये नहीं होगा. केसेस समझ रहे हो? कंपनी हमने थोड़ी बहुत लाइट बिट चेंज की है, तो जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट वाले कोई वैसे है नहीं. अयान नई बुक है ना? ठीक. किसकी? थोड़ा चेंजेस होगा. पहला है सर्कमस्टेंसेस वेयर कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. इफ द कंपनी इज क्रिएटेड और यूज टू इवेड टैक्स और एवॉइड टैक्स लाइबिलिटी. अगर इवेड टैक्स का मतलब होता है टैक्स चुराने का कोशिश करना, टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने का कोशिश करना. जैसे कि कंपनी क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस कम दिखाती है, सॉरी एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाती है, इनकम कब दिखाती है, जिससे नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या होगा, कम होगा. नेट प्रॉफिट पे ही जाता है टैक्स, इनटू करके टैक्स कम जाएगा कंपनी का. तो कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ दिखा के टैक्स को कम कर रही है. तो ऐसा अगर काम कर रही है वो, तो उस केस में क्या किया जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ. जो काम कर रहा है, जो डायरेक्टर इन्वॉल्व है, वो पर्सनली लाइबल होंगे जितना गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान होगा. अगर टैक्स की चोरी कर रहे हो तो गवर्नमेंट से ही तो चोरी कर रहे हो. सर अभी लखनऊ का स्कूल था, कोई नवी करके 500 करोड़ का टैक्स. बाद में डिस्कशन करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या लिखा है, इनेमी का कैरेक्टर. अ कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट बी एन इनेमी और फ्रेंड ड्यूरिंग द वॉर और नेशनल इमरजेंसीज. कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील to check who control the company and determine whether the person behind the company in the enemy's nation. मतलब समझ में आया इसका? वॉर वगैरह की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि काफी सारी सेल कंपनियां बन जाती हैं. मतलब सेल का मतलब होता है बनावटी कंपनियां. समझ रहे हो? उनके जो रियल ओनर है वो कोई और है, फॉरेन में बैठे हुए कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं. यहाँ पे कोई एक बंदा रखा हुआ है, तुमको किसी ने 10,000 रुपए, 10,000 या 10 लाख रुपए दे दिए और कहने लगे एक कंपनी बना के ऑपरेट करना, करने लगोगे. अब उस कंपनी में इनलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, पैसे को ब्लैक से वाइट में किया जा रहा है. वार की सिचुएशन में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी सारी चीज़ों के लिए ही एमसीए पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट बनाया गया. जैसे ही कोई इनलीगल एक्टिविटी दिखती है, ये लोग कंपनी के ऊपर कंपनी का पर्दा हटा, कंपनी के ऊपर केस नहीं चलेगा, कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा. उसके बाद उन डायरेक्टर को देखा जाएगा, उसका जो रियल ओनर है उसका पता लगाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी. वो तभी चल सकती है जब ये लिफ्ट किया जाएगा कॉर्पोरेट व्हील. ये तो डायरेक्टली डायरेक्टर के ऊपर केसेस चलेगा ही नहीं, कंपनी के ऊपर चलेगा. समझ में आ रहा है? आगे, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. इफ द कंपनी यूज्ड एज टूल टू कमिट फ्रॉड और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी. ऐसे टूल्स यूज करता है, ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कि फ्रॉड या फिर डिसऑनेस्ट जो है रहता है, कोर्ट लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट व्हील, जिससे कि जो है एक्सपोज हो पाए वो. समझे? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी.
अगर ऐसी कंपनी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करती है जो अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जो पब्लिक के विरोध में हो, जैसे अभी जो है अभी लेटेस्ट एग्जांपल मर्दानी मूवी देखिए, मर्दानी 3 जो आई है, नहीं देखी है, बता रहे हैं उसके बारे में, स्टोरी जान जाओगे लेकिन बता दें, ठीक है, वैसे भी एग्जाम है तुम लोगों का, कहाँ मूवी वूवी देखोगे, समझे, देखना भी नहीं समझे। तो मर्दानी 3 अभी मूवी आई थी, हम लोग रिजल्ट वाले दिन बच्चों को दिखाने ले गए थे, समझ रहे हो, तो तुम लोग भी देखोगे। तो अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कंपनी होती है जो रिसर्च करती है, R&D, जो डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है, जैसे कोविड-19 हो गया, कैंसर वगैरह हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनको ह्यूमंस की जरूरत होती है, क्यों, ट्रायल करने के लिए। पहले उसमें कैंसर वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करते थे, फिर उनको ठीक करने की कोशिश करते थे, ठीक हुए तो ठीक, नहीं हुए तो, समझ रहे हो, ऐसे करके बच्चे चुराए जाते थे इंडिया से। और वो कंपनी जो है एक बंदे ने बनाई थी, वो सेल कंपनी थी, दिखाया कुछ जाता था, होता कुछ और था। तो जब भी उस कंपनी के ऊपर कोई भी मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ इनलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, कॉर्पोरेट व्हील का पर्दा हट जाएगा। जो भी उस कंपनी को रन कर रहे होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, जो भी ओनर होंगे, वो पर्सनली लायबल होंगे उसके लिए, होंगे। जो भी मिसकंडक्ट कर रहे हैं, कि कंपनी को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, कंपनी को नहीं चढ़ाया जाएगा ना, गलत तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, जो ओनर हैं, वो कर रहे हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी न किसी के द्वारा रन की जा रही है, तो जिसके द्वारा रन की जा रही है वो लायबल है, इसीलिए कॉर्पोरेट व्हील का पर्दा हटाया जाएगा। समझ में आया? मर्दानी 3 देख ली तुम लोगों ने, समझे? कंपनी एज अ क्या लिखा है, इसका क्या मतलब, इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड ओनली फॉर फेक एंटिटी और हाइड इन लीगल एक्टिविटीज और चीट पीपल, जैसे कि हम इसका एग्जांपल दें, लक्ष्मी चीट फंड, लक्ष्मी चीट फंड कंपनी, याद आया कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना, लक्ष्मी चीट फंड कंपनी, इसका जो है काम ही था एक फेक एंटिटी का, इनलीगल एक्टिविटी कर रही थी, समझ रहे हो, हेरा फेरी का एग्जांपल दिया है ना, लक्ष्मी चीट फंड, ठीक है, इसका काम ही था फेक एंटिटी का, इनलीगल एक्टिविटीज ये कर रही थी, लोगों को चीट कर रही थी। कोर्ट क्या करेगी, लक्ष्मी चीट के फंड के ऊपर से कॉर्पोरेट व्हील का पर्दा हटा देगी, और जो अनुराधा थी वो पर्सनली लायबल होगी। अनुराधा पता है ना, जो चला रही थी उसको, 21 दिन में पैसा डबल। कंपनी एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, इफ कंपनी वर्क्स मेयरली एज अ एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर, the business is considered the business of shareholders themselves and they may be held personally liable। इसका कोई मतलब, अगर देखोगे जो कंपनी है एज अ शेयर होल्डर का एजेंट काम करती है, मतलब ये माना जाता है कंपनी किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है। रियल ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो कंपनी शेयर होल्डर का एज अ एजेंट काम करती है। द बिजनेस इज कंसीडर्ड द बिजनेस ऑफ शेयर होल्डर, बिजनेस किसका कंसीडर किया जाता है, शेयर होल्डर का। ओनर कौन है, शेयर होल्डर। एंड दे में बी हेल्ड पर्सनली लाइबल, और वो लोग पर्सनली लाइबल होते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में हुई तो भी लॉस में हो जाएंगे, तो लोग पर्सनली लाइबल होते हैं। एविडेंस ऑफ क्या लिखा है, वेलफेयर, जो लेबर लॉज लगे हैं, जो तुम लोग फैक्ट्रीज एक्ट ये सब देख के आए हो, मान लो कंपनी की कोई सब फैक्ट्री भी है, क्योंकि कंपनी मान लो जैसे जियो है, तो जियो में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती होगी, होती है, जियो फोन बनाती है, काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, तो इसकी फैक्ट्री भी होगी। तो फैक्ट्री वाले जो लिटिगेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो सारे फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं फॉलो कर रही है तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर से कॉर्पोरेट लिफ्ट कर दी जाएगी। आगे, पनिशमेंट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अ कंपनी बीइंग द आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट थ्रू इंडिविजुअल्स, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती, इंडिविजुअल के द्वारा एक्ट की जाती है। इफ द कोर्ट ऑर्डर आर डिसोबेड, अगर कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया कि कोर्ट में प्रेजेंट हो और नहीं हुए, ऑर्डर नहीं माना, द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, आइडेंटिफाई, पर्सन को आइडेंटिफाई करेगी कौन रियल ओनर है, किसने हमारी बात नहीं मानी, और उसको पर्सनली लाइबल करेगा। समझ में आया, मजा आया? पढ़ो इसको, ठीक है, रीड इट।